बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान से दो खबरें, उसके बाद आलमी सतह पे कुछ इंपॉर्टेंट इतलात आ रही हैं। पेंटागन ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया, वाइट हाउस भी इस फैसले में शामिल है। ताजरों को अब मैदान में उतारा गया है। देखें, ये जो GSP प्लस स्टेटस वाला मामला है ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा हो चुका है, या इनके खैर ख्वाहों ने या इनके सोर्सेज ने इनको बता दिया है कि GSP प्लस का स्टेटस शदीद ख़तरे में है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ और बार बार दे चुका हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान में जो हरकतें कर रही है, इन करतूतों के होते हुए GSP प्लस स्टेटस का कायम रहना मुमकिन नहीं है। बतौर पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी हो सकती है, लेकिन हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। GSP प्लस स्टेटस किसी के कहने से, किसी के बयान देने से कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये ख़त्म होता है वो हरकतें करने से जो आपने गारंटी दी होती है कि आप नहीं करेंगे, यानी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, ख़वातीन के हकूक़, अक़लियतों के हकूक़, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ाएँ सिविलियंस की। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके GSP प्लस स्टेटस को छीनने के लिए काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो घटिया काम किया जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तानियों से चला जाता और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया है कि ये काम भी होने जा रहा है, तो इसका मलबा उन्होंने इमरान खान पर डालने का फ़ैसला किया। इमरान खान के बेटे ने यूरोप में बात की इंसानी हकूक़ के हवाले से, अपने वालिद की गैर कानूनी कैद के हवाले से और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से। उसने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस वापस लिया जाए, बल्कि इमरान खान के बेटे ने यह स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान की तरह वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस बरकरार रहे, जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है। और यही बात जुल्फी बुखारी ने भी की। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे पहले झूठी खबरें चलवाई गई, और जब मीडिया की अक्सरियत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही झूठ है, हमें तो कोई एक छोटा सा जुमला तो दे दें जिसमें उसने कहा हो, चंद चैनल जो हैं वो गुलामी में इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन फिर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको चलवाया गया पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर, और अब ताजरों को मैदान में उतारा गया है। इन ताजरों का जो मुजरिम है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने पाकिस्तान में वो हर हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस छिन सकता है। और अब ये इल्ज़ामात डालना चाहते हैं इमरान खान पे, जो गुज़िश्ता 3 साल से जेल में है और जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के पास GSP प्लस का स्टेटस मौजूद था। अब पाकिस्तान ने वो सारी हरकतें कर दी हैं जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तान से चला जाए। किसी के कहने से तो नहीं जाएगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश काम आ जाए, या बैन अल-अक़वामी सतह पे ये लोगों की कुछ और बातें मान लें, या अपने आकाओं के ज़रिए से या कुछ करके स्टेटस को बचाने की कोशिश करें। ये एक अलग बात है, वरना इन्होंने इंसानी हकूक़ की वो पामालियाँ पाकिस्तान में की हैं, वो तबाही फेरी है कि अब इसराइल भी शर्मा रहा है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कर दी हैं ख़वातीन के साथ, ख़ास तौर पर अभी आलिया हमज़ा को गिरफ्तार किया, एक एक मामले में एक एक शख्स को एक ही वक्त में 6-6, 7-7 शहरों के अंदर मुकदमात में इन्वॉल्व करके 9 मई में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जुल्म का। यहाँ पाकिस्तान की हद तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 मरतबा तो पाकिस्तान में कत्लेआम हो गया है, बल्कि अब ये चौथी मरतबा जब 30 से ज़ायद अफराद फिर शहीद हो गए। जिस दिन आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बारे में एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान भर में लोग, तो उस वक्त भी एक कत्लेआम हुआ। तो ये बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। हालात ये पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब के वकील बता रहे हैं कि हम अपील करना चाहते हैं अदालत में, और उसके लिए हमें वकालतनामे पे दस्तखत करवाने हैं। हम वकालतनामा लेके जाते हैं तो असल में तो होता ये है कि वकील को इजाज़त दी जाती है, वो जाके अपने क्लाइंट से जेल में मिलता है और वकालतनामे पे दस्तखत ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब के हुक्म पे इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें या उनकी बीवी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता और उन्हें किसी किस्म का वकालतनामा साइन नहीं करवाने दिया जाता। अब वकालतनामा साइन करने के लिए जेल की इंतज़ामिया को दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो भी वकालतनामा साइन करवा के नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अब आ जाए नाजरीन असल ख़बर की तरफ। जो बड़ी खबरें यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, सबसे पहले तो एक ख़बर है अमरीकी चैनल CNN से। CNN ने इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने जा रहा है।
और वो इस बात पे गौर कर रहा है कि सफारती बातचीत अगर नाकाम हो गई, जिसकी कामयाबी के इम्कानात कम है क्योंकि ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत बड़ा है ना। देखिए अमेरिका ने जो मुतालबात रखे, ज़रा एक नज़र आप उन पे डाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ईरान ये मुतालबात मान सकता है। मुतालबा नंबर 1 ये है कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रोक दे और यूरेनियम की अफजूदगी बंद कर दे, नंबर 2 मुतालबा। नंबर 3, तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो उसकी इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनेशनली करवाई जाए। नंबर 4, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी ख़त्म कर दे। नंबर 5, जो अमरीकी वहाँ पे गिरफ़्तार हुए हैं उनको भी फ़ौरन रिहा कर दे। नंबर 6, मशरिक़ वस्ता में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना मुकम्मल तौर पे बंद कर दे। नंबर 7, उसके अंदर हिजबुल्लाह का बताया गया है। नंबर 8, उसमें हमास का बताया गया है कि उनके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखे, उनकी हमायत ना करे। नंबर 9, इराक़ में मुदाखलत ना करे, ये भी उन्होंने एक रख दिया है शर्त। नंबर 10, शाम से जो है मुदाखलत बंद कर दे। नंबर 11, यमन में जो हौसी हैं उनकी हमायत बंद कर दे। नंबर 12, तालिबान के साथ कोई ताल्लुक़ ना रखे। नंबर 13, इसराइल को जो है वो मुखालफत करना इसराइल की बंद कर दे। नंबर 14, अच्छा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मुबैना तौर पे है, एग्जैक्टली तो वो दस्तावेज़ किसी के पास नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम जो है ये हमारे हवाले कर दे। जो 460 किलो एक यूरेनियम ईरान के पास है जिसको 60% तक अफजूदा किया गया है, वो यूरेनियम भी कहा गया कि इसकी जो एनरिचमेंट के बाद जो आपके पास है वो भी हमारे हवाले कर दे। फिर जनाब गल्फ़ ममालिक के ख़िलाफ़ कोई एग्रेशन ना हो, और फिर ये कहा गया कि साइबर अटैक और दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ बंद करें। ईरान से ये हद तक आमेज़ किस्म का रवैया है, इनमें बेशुमार चीज़ें जो ईरान नहीं करता और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो उनके ईमान का हिस्सा है, उनकी पॉलिसी है। यानी वो ये कहते हैं कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हम बोलेंगे, जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे, वो बार बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लबनान के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी हम बोलेंगे, शाम के अंदर भी उनकी मुदाखलत रहती है, और सामने यमन, क्योंकि ईरान का बिल्कुल सामने एक कंट्री है और यमन को पानी के रास्ते से सामने ईरान लगता है, और उस तरफ से अगर आप देखें तो इसके पीछे सऊदी अरब है। तो यमन के हवाले से ईरान की अपनी एक पॉलिसी है, जैसे अमेरिका की बहुत सारे ममालिक के हवाले से अपनी पॉलिसी होती है। तो वो अब अमेरिका चाहता है ईरान बिल्कुल अपनी सरहद के अंदर महदूद हो जाए और हर किस्म की दिफाई एक्टिविटी छोड़ दे, बिल्कुल एक बेज़रर होम्योपैथिक किस्म का मुल्क बन जाए। ईरान ये मानता नहीं है। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ईरान की भी अपनी शराइत मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी लड़ाई करने का इरादा रखते हैं, ये CNN ने कहा। अब ये जो फौजी मनसूबे हैं जो बनाए जा रहे हैं, इनमें जौहरी तनसीबात या तेल की तनसीबात जैसे अहम अहदाफ पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़मीनी दस्ते भेजने का इम्कान है। इन कार्रवाइयों से भारी जानी नुकसान हो सकता है और जंग खत्म होने के बजाय मज़ीद तूल पकड़ सकती है। बहुत से अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि मज़ीद जंग अगर बढ़ाई गई तो ज़मीनी फ़ौज भेजना नागुज़ीर हो जाएगा, हर हाल में भेजनी पड़ेगी। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक बड़ा तनाज़ा भी भड़क सकता है जिसमें तवानाई की तनसीबात और समुद्री रस्तों पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और ज़हन में रखें कि अभी जो इत्तला आई है वो ये आई है कि वाइट हाउस और पेंटागन इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि मज़ीद 10,000 अमरीकी फ़ौजी खलीजी इलाकों में भेजे जाएँ, यानी खलीज के अंदर 10,000 मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेजे जाएँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेना कि अमेरिका के अज़ाइम क्या हो सकते हैं, और इसका फ़ैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। यानी ये जो हफ्ता 10 दिन है, इस बीच में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ईरान बड़ी शराइत मानता है या नहीं मानता। अगर ईरान मान जाता है तो शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर नहीं मानता तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर अमेरिका को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ईरान ने 10 लाख नए फ़ौजी भर्ती कर लिए हैं रज़ाकार, वो उनको भी लड़ाई में उतारेगा। तो ये अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए आसान नहीं होगा जिनके फ़ौजी पहले ही खलीजी ममालिक में होटलों में रह रहे हैं। यानी वर्क फ्रॉम होटल की एक हेडलाइन भी चली है यूरोपीय और अमरीकी अखबारात के अंदर। अब ईरान के पास देखिए ना, आप ये पहले देख लें कि ईरान किसी जगह पे कमज़ोर पड़ा है या नहीं पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें जो ईरान के लिए लंबी लड़ाई के लिए ज़रूरी हैं उन पे हम एक नज़र मार लेते हैं। नंबर 1, क्या ईरान के पास हथियार मौजूद हैं? बिल्कुल उनका दावा है मौजूद है और वो चला भी रहे हैं। अभी उन्होंने 82-83 लहरें चला दी हैं इसकी, मिसाइलों की और ड्रोन्स की, इसराइल की जानिब, और लगातार चला रहे हैं। वो वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, इब्राहिम जुल्फ़िकारी, वो स्केट बोर्ड के ऊपर सेल्फी स्टिक पकड़ के, एक हाथ में अनार का जूस पकड़ के, तो वो जनाब बड़े खुशगवार मूड के अंदर वहाँ पे
सड़क पे जा रहे हैं और उनके पीछे मिसाइलों के बहुत बड़े बड़े ट्रक वो जा रहे हैं और पीछे से एक मिसाइल फायर भी हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये असली वीडियो है जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी की जारी की गई है ईरान से, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो रही है। तो हथियार तो उनके पास है और वो ये दावा बार बार करते हैं। नंबर 2, क्या ईरान को ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई में कमी हो रही है? तो देखें, चाइना हो या रशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, वो ईरान की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से उन्हें मदद मिल रही है, तो सप्लाई में कमी तो नहीं हो रही। क्या खुराक का कोई बहरान है ईरान के अंदर? अभी तक ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। क्या ईरान के पास सही इंटेलिजेंस मौजूद है? तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, और इतनी एक्यूरेट मिल रही है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैरान है कि ये इतने ज़बरदस्त अटैक कैसे कर रहे हैं। फिर क्या ईरान आलमी तन्हाई का शिकार हुआ है? नहीं, इसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के हवाले से कम ईरान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर ईरान की सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन तुर्की या पाकिस्तान इस लड़ाई से गुरेज कर रहे हैं, अफगानिस्तान ईरान की हमायत कर रहा है, चाइना और रशिया ईरान की हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी हमायत भी मौजूद है ईरान की, और यूरोप इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है, और वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। फिर चेन ऑफ कमांड क्या ईरान की बरकरार है? जी, वो अभी तक बरकरार है। ईरान इसी वजह से डरता है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता भी किया। उन्होंने कहा जी कि आप बाउंड करें अमेरिका को और इसराइल को कि हमारे लीडर्स का कत्ल बंद करें। ये गलत है और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। तो चेन ऑफ कमांड फ़िलहाल तो बरकरार है, अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ईरान के अंदर कोई बगावत हो पाई या उसका कोई इम्कान है, कोई अंदर खलफशार पैदा हो जाए ईरान के अंदर? तो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चियों का जो कत्लेआम हुआ और ख़ामनाई की जो शहादत हुई, और उसके बाद जो अली लारिजानी की जिस तरह शहादत हुई और जिस तरह के उनके बयानात सामने आए, उसके बाद भी तो ईरानी कौम इकट्ठी हो गई। वहाँ पे हुकूमत और कौम के बीच में अगर कोई दरार थी तो वो भी ख़त्म हो गई है। एक और चीज़, क्या जासूसी का नेटवर्क ईरान में उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था? तो जी, अब नहीं कर रहा। ईरान में जो जासूसी का नेटवर्क इसराइल का मोसाद का पहले मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने जासूस पकड़ के जेलों में डाल दिए, मार दिए। तो इस वजह से अब वो नेटवर्क उस तरह से काम नहीं कर रहा। लिहाजा ईरान इस लड़ाई को ऐसा दिखाई देता है कि लड़ सकता है। अमेरिका ने जो टाइम गेन किया, हो सकता है इस बीच में वो एक वॉर स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे बहुत बड़ी जंगी तैयारियाँ हो रही हैं, ज़ोरों शोर से हो रही हैं। ईरान बार बार इसके बारे में बता चुका है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, ईरान ये भी कह चुका है। और इस हवाले से उसने कहा ये पाकिस्तान भी हो सकता है, ये सऊदी अरब भी हो सकता है, ये हरमैन शरीफैन के इलाके हो सकते हैं, और एक उन्होंने कहा जी मस्जिद अक्सा भी हो सकती है जहाँ पे इस किस्म का कोई अटैक किया जाए। कुवैत की बंदरगाह अल कबीर जो इराक के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे बड़ी खौफनाक आग भड़क उठी है एक धमाके के नतीजे में। खित्ते में लगातार नुकसान हो रहा है। यूएई और सऊदी अरब ये कभी नहीं चाहेंगे कि आबनाए हुर्मस के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाए। देखे ना, ये इलाका हमेशा से खुला था। सऊदी अरब के, कतर के, यूएई के, कुवैत के, इराक के तमाम जितने भी ममालिक हैं, बहरीन के, इनके बहरी जहाज़ों के लिए हमेशा से ये इलाका खुला था। पूरी दुनिया यहाँ से तिजारत करती थी, लेकिन ईरान ने इस इलाके को बंद कर दिया। और अब वो ये कहते हैं कि हम इस इलाके का खराज वसूल करेंगे या इसके ऊपर से हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। सऊदी अरब और यूएई कभी भी ये नहीं चाहेंगे, बाकी ममालिक भी ये नहीं चाहेंगे। उन्हें ये इलाका बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए जैसे माजी में मिलता था। तो इत्तेहादियों को मिला क्या? अमेरिका और उसके इत्तेहादी अगर इस जंग के खात्मे के बाद भी इस बात पे मजबूर रहते हैं कि यहाँ से जहाज़ गुजारने का पैसा ईरान को दिया जाए, जो जंग से पहले नहीं दिया जाता था, तो जंग का जो फातेह है वो तो फिर ईरान हो जाएगा, फ़ायदा तो ईरान को होगा। देखिए ना, अब तक की इत्तला के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में इस जंग का किसी ने मुनाफा कमाया तो वो रूस है। रूस तो अरबों डॉलर कमा रहा है तेल बेच के, जो उसका सस्ता नहीं बिकता था वो उसका महंगा बिकता है अब, और पूरी दुनिया ले भी रही है। रशिया अपनी सप्लाई कर रहा है और दुनिया को इजाज़त भी दी गई है कि जनाब आप यहाँ से ख़रीदें। और अमेरिका का नुकसान हो रहा है लगातार। जो टॉमहाक मिसाइल्स हैं अमेरिका के, वही उन्होंने सिर्फ 850 मिसाइल दागे हैं ईरान के ऊपर। ये एक मिसाइल की जो कीमत है ये लगभग $2 मिलियन से शुरू हो जाती है और $4 मिलियन से ऊपर तक जाती है। तो आप एवरेज अगर $3 मिलियन भी लगाएं, यानी $30 लाख का अगर एक मिसाइल है, तो 850 सिर्फ और सिर्फ टॉमहाक मिसाइल अमेरिका ने गिराए हैं वहाँ पे ईरान के अंदर। इसके अलावा उनके 16-17 एयरक्राफ्ट जो हैं जंगी तैयारे वो तबाह हो गए हैं, उनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उनके फ़ौजी भी मारे गए हैं, उनके बहरी जहाज़ भी तबाह हुए हैं। एक बहरी जहाज़ लंगरअंदाज है यूनान में,
उसके अंदर जो अमला काम कर रहा था, वो 200 बंदे अस्पतालों में दाखिल हैं। तो अमेरिका के लिए भी ये इतना आसान नहीं है, उनके लिए भी ये लड़ाई बहुत मुश्किल रही है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को अब ख़त्म करने की पोजीशन में नहीं है। अगर तो सुलह हो जाती है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सुलह नहीं होती तो ये लड़ाई बढ़ेगी। और इस लड़ाई के बढ़ने से दुनिया की हालत क्या होगी, ज़रा ये एक तस्वीर आप देखिए। ये नादरीन तस्वीर द इकोनॉमिस्ट के फ्रंट पेज पे लगी हुई है। ये तस्वीर आप देखें, एडवांटेज ईरान इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक हाथ है, उसने एक मैप पकड़ा हुआ है हाथ में, ऐसे दबाया हुआ है अपनी मुट्ठी के अंदर, और उस मुट्ठी में ईरान की अंगूठी भी है। यानी ईरान ने इस तरीके से दबोच लिया है दुनिया को, ईरान को ये एडवांटेज मिल गया है। द इकोनॉमिस्ट ने इसको लिखा है, और एक्चुअली ये अपना हरमज़ में ईरान ने यही किया है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। हत्ता कि सऊदी अरब ने और प्यूटन ने यहाँ तक कह दिया कि कोरोना से इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान अब हो रहा है। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।